डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल और इसमें हम अध्ययन करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा यानी कि सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण। इसके अंतर्गत हम इसका सामान्य परिचय, प्रकार और इससे संबंधित जितने भी टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। इसका डायग्राम वगैरह भी देखेंगे। यदि आप फाइल बनाना चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। हम इसको वर्टिकल रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी वजह है कि इसमें आपको जो स्क्रीनशॉट लेते हैं वो आसानी से स्क्रीनशॉट लेते बन जाए और डायग्राम वगैरह का भी आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें। तो कृपया आप इसे फुल बैकग्राउंड में देखिए ताकि ये आपको कंप्लीट दिखाई दे, यानी कि राइटिंग इसका समझ में आए। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। भूगोल सहित जो अनेक विषय है यानी कि भूगोल के छोड़कर अन्य जो विषय है उनमें भी तथ्यों की पुष्टि के लिए क्या किया जाता है, सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो गणितीय आंकड़े हैं या मात्रात्मक आंकड़े हैं उनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो गुणात्मक आंकड़े हैं उनका प्रयोग करते हैं तो वो स्पष्ट नहीं होते या उससे पुष्टि नहीं होती। परंतु इन आंकड़ों को समझने, याद करने और सही ढंग से विश्लेषित करने या प्रदर्शित करने के लिए और निष्कर्ष निकालने के लिए इसमें क्या किया जाता है, पर्याप्त अनुभव, ज्ञान, समय व परिश्रम की आवश्यकता होती है। और हर व्यक्ति के पास पर्याप्त इससे संबंधित ज्ञान नहीं होती, न ही वो पर्याप्त अध्ययन किए रहते हैं, न ही उनके पास समय व परिश्रम होती है। तो ये क्या होता है, जो सामान्य व्यक्ति होता है ये सांख्यिकी आंकड़ों को नहीं समझ पाते या सांख्यिकी आंकड़ों द्वारा जो प्रदर्शन है उसको सामान्य रूप में नहीं समझ पाते। यही कारण होता है कि क्या होता है, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो जो सांख्यिकी आंकड़े के प्रति जो कोई भी आकर्षक है या लगाव है वो नहीं रखते। आंकड़े सदैव अंकों के रूप में होते हैं तथा बड़ी बड़ी होते हैं, तो इनको क्या करते हैं, समझने में वो असमर्थ रहते हैं, इसीलिए उस इनके प्रति उनको लगाव नहीं होते। तो ये हो गया इसका सामान्य परिचय सांख्यिकी आंकड़े का। फिर है सांख्यिकी आंकड़े से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक। उसमें सांख्यिकी आंकड़ों के वास्तविक निरूपण की 4 मुख्य विधियां हैं। इसमें आरेख यानी कि डायग्राम, आलेख यानी कि ग्राफ, और वितरण मानचित्र यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप, और कार्टोग्राम या मानारेख यानी कि कार्टोग्राम कहते हैं इसको। प्रस्तुत अध्ययन में क्या किया जाता है, प्रथम 2 विधि का उल्लेख किया गया है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 विधि जो है आरेख और आलेख इसका पहले अध्ययन करेंगे, इसके बाद में बाकी सबका जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप वगैरह है उसका। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं आरेख और आलेख क्या है। जैसे कि आपको बताया गया है, आरेख का मतलब होता है डायग्राम और आलेख का मतलब होता है ग्राफ। चूंकि दिए गए आंकड़ों को आरेखी तथा आलेखी दोनों विषयों के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, जो आरेख और आलेख है दोनों शब्दों का समान अर्थों में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए चक्र आलेख, दंड आरेख, पाई आरेख, इस प्रकार से उसका यानी कि सामान्य अर्थों में प्रयोग की जाती है। कुछ विद्वान है इसको अलग करने का प्रयास किया है, जैसे कि जो एफ जे मार्कहाउस महोदय है उनके अनुसार आरेखों की रचना में विभिन्न आलेखी विधि जैसे स्तंभ, किरणें व सेक्टर्स आदि का प्रयोग किया जाता है। और ये सभी क्या है, ये आलेख कहलाते हैं। जो जितने भी किरणें वगैरह है, सेक्टर्स वगैरह है, ये सभी आलेख है। और आलेख को आपका क्या कहा गया है, इसमें ग्राफ कहा गया है। यानी कि जो डायग्राम है उसमें जो ग्राफ द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं डायग्राम को, वही क्या कहलाता है, आलेखी प्रदर्शन कहलाता है उसका। और इसके विपरीत क्या किया जाता है, कुछ आलेखों में जो निर्देशांक है उनकी सहायता से जो ग्राफ पेपर है उसमें क्या करते हैं, बिंदु को अंकित करके उसे सरल रेखा द्वारा मिला दी जाती है। ये दूसरे प्रकार का आरेख हो गया। ये 2 टाइप से होता है। इसके बाद है आरेख के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायग्राम या किंड्स ऑफ डायग्राम्स। किसी भी आरेख की रचना में अधिक से अधिक 3 माप या 3 विमाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और आयतन इनका प्रयोग की जाती है। इनके आधार पर जो आरेख है उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। एक म्यू आरेख, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, एक माप ही, केवल एक ही माप, उसके आधार पर क्या किया जाता है, उसका डायग्राम का गणना की जाती है। द्विम्यू आरेख, इसके आधार इसमें क्या किया जाता है, 2 प्रकार के माप विस्तार का अनुसार इसका गणना की जाती है। फिर त्रिम्यू आरेख, इसमें क्या किया जाता है, 2 से अधिक यानी कि 3 मापनी के अनुसार या माप के अनुसार उसकी गणना की जाती है। और इसके अंतर्गत अलग अलग डायग्राम और आरेख आते हैं। जैसे कि एक म्यू आरेख है, इसमें
रेखा आरेख हो गया, दंड आरेख वगैरह हो गया, पिरामिड आरेख, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे एक म्यू आरेख और इसके अंतर्गत रेखा आरेख का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं एक म्यू आरेख क्या है। जिन आरेखों की रचना केवल एक माप या विस्तार की मापनी के अनुसार गणना से होती है, वो क्या है आपका एक म्यू आरेख है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आरेख आते हैं, लाइन डायग्राम यानी कि रेखा आरेख, दंड आरेख यानी कि बार डायग्राम, और पिरामिड आरेख यानी कि पिरामिड डायग्राम, ये 3 इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं रेखा आरेख का। तो आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। अब हम अध्ययन करते हैं रेखा आरेख का। हम इसमें नॉर्मल कल जैसे सामान्य अध्ययन करते जाएंगे, इसका सामान्य परिचय वगैरह और मुख्य उपयोग, और बाकी सबका आप फाइल लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। सबसे पहला है रेखा आरेख यानी कि लाइन डायग्राम। जब किसी पदमाला या पद मूल्य या किसी भी वस्तु का जो हम गुणात्मक आंकड़े लिए हैं या उनकी संख्या क्या होती है, अधिक होते हैं जो गुणात्मक आंकड़े हैं उनकी, तो उन पद मूल्यों को क्या करते हैं हम अपेक्षाकृत कम स्थान में दर्शाने के लिए उसका रेखा आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं या रेखा आरेख द्वारा उसको रचना करते हैं। इन आरेखों में क्या करते हैं हम पूर्व मापनित या पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार इसमें जो आंकड़े लिए हैं उसको प्रत्येक मूल्य के बराबर प्रदर्शित कर देते हैं और इसमें एक सरल रेखा खींचते हैं। और ये सरल रेखा जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अपनी इच्छा अनुसार खींचेंगे मापनी के अनुसार। तो यह इसका सामान्य परिचय। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण, रेखा आरेख का एग्जाम्पल। तो ये है रेखा आरेख का एग्जाम्पल। इसमें फर्स्ट है भारत के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय के निम्नलिखित आंकड़ों को रेखा आरेख में प्रदर्शित कीजिए। ये आंकड़े हैं, हम इसको रेखा आरेख में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका रेखा आरेख आपको दिखा रहे हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले रेखा आरेख का जो एग्जाम्पल है उसको, इसके बाद डायग्राम को स्क्रीनशॉट करेंगे। ये रेखा आरेख का जो डायग्राम है, ये डायग्राम है उसका, इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आंकड़े को स्क्रीनशॉट कर लिए हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये होता है रेखा आरेख। इसको एक और माध्यम से प्रयोग करते हैं, जैसे कि उसमें क्या होता है, उसमें एक लहरदार ऐसे इस प्रकार से या इसको वर्टिकल वो करते हैं तो इस प्रकार से इसमें रेखा बनाए जाते हैं। ये भी होता है रेखा आरेख आपका लाइन ग्राफ। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, हम इसके दंड आरेख यानी कि बार डायग्राम का अध्ययन करेंगे हम। बार डायग्राम, दंड आरेखों की रचना विधि जो है बहुत कुछ रेखा विधि से मिलती है। अंतर केवल एक ही है कि इसमें क्या होता है, जो भिन्न भिन्न पद मूल्य है उनको हम सरल रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज स्तंभ के माध्यम से दर्शाते हैं। उसमें क्या करते हैं, सरल रेखा प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है उसका प्रयोग करते हैं इसको प्रदर्शित करने के लिए रेखा के स्थान पर। इन आरेखों को स्तंभी आरेख भी कहते हैं यानी कि क्लॉमन डायग्राम भी कहते हैं। दंड आरेख बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का पालन करना पड़ता है। वो कौन कौन से ये देख लेते हैं, इसके पश्चात हम इसका आगे का अध्ययन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट महत्वपूर्ण बात है, सभी स्तंभ या दंड की मोटाई क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। और दंडों की जो मोटाई होती है वो निश्चित करने के लिए एक विशेष नियम बनाना चाहिए, या फिर उन पद मूल्यों की संख्या या कागज के आकार पर उसका ध्यान देकर उसकी मोटाई को प्रदर्शित करनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है इसमें, आरेख में सभी दंड समान दूरी पर होना चाहिए, यानी कि उन पे अंतर जो होता है वो समान दूरी पर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है, आरेखों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए दंडों में रंग या छाया का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं सरल दंड आरेख। सरल दंड आरेख यानी कि सिंपल बार डायग्राम। सरल दंड आरेख द्वारा हम क्या करते हैं, किसी पदमाला या किसी मूल्य या किसी आंकड़े को, किसी एक गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसमें यदि जो मूल्य है या पदमाला है या आंकड़ा है एक ही समय के हो तो आरेख बनाने के पूर्व इस पद मूल्यों को क्या किया जाता है, आरोही या अवरोही क्रम में जमा लेते हैं या व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके पश्चात ही दंड आरेख को उसके मूल्य वगैरह निर्धारित कर कर उसकी ऊंचाई और मोटाई वगैरह को निर्धारित करते हैं। तो ये हो गया इसकी सामान्य परिचय, और आप इसे लिखना चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम इसके एग्जाम्पल में चलते हैं अब सीधा।
सरल दंड आरेख की एग्जाम्पल। तो ये सरल दंड आरेख का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित आंकड़ों को सरल दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये इसका आंकड़े दिए हुए हैं और इसका डायग्राम आपको दिखाते हैं। ये आपका लैंडस्केप है, हम आपको वर्टिकल डायग्राम दिखा रहे हैं। ये है सरल दंड आरेख, उसका मानचित्र। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं मिश्रित दंड आरेख। ये हमारा हो गया सरल दंड आरेख। इसके पश्चात होता है मिश्रित दंड आरेख यानी कि कंपाउंड दंड आरेख। मिश्रित दंड आरेख ये थोड़ा सा लैंडस्केप रिकॉर्ड हो गया है या पीडीएफ बन गया है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट करने के बाद इसे अच्छे से देख लेंगे। जो मिश्रित दंड आरेख होता है, इसके द्वारा जो कुल आंकड़े हैं उनके योग तथा उनके विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आरेख बनाने के लिए पहले सरल दंड का प्रयोग करते हैं, फिर आरेखी की भांति उसमें किसी भी प्रकार के मूल्य के कुल योग के बराबर एक लंबा स्तंभ खींच दी जाती है। ये क्या होता है, इसमें मिश्रित दंड आरेख यानी कि दोनों प्रकार के दंड आरेख करते हैं। रेखा का प्रयोग भी कर सकते हैं इसमें, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण में निम्नलिखित आंकड़ों के सहायता से हमको मिश्रित दंड आरेख बनाना है। नीचे इसके आंकड़े दिए हुए हैं, तो आंकड़े के स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये इसके आंकड़े हैं, इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर नीचे इसका डायग्राम दिया हुआ है। ये मिश्रित दंड आरेख को आप स्क्रीनशॉट कर लिए, तो अब इसका डायग्राम भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिश्रित दंड आरेख का डायग्राम। इसके बाद हम इसका आगे चलते हैं। इसके बाद है बहुदंड आरेख, मल्टीपल बार डायग्राम। इसमें क्या होता है, हम इसमें दो या दो से अधिक आंकड़े को प्रदर्शित करते हैं या दो या दो से अधिक मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं, तो उसे बहुदंड आरेख कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक आंकड़ों के हम क्या करते हैं, दंड आरेख में प्रदर्शित करते हैं। इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसके एग्जाम्पल में लेके चलते हैं आपको। ये इसका एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल आंकड़े को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये उसका डायग्राम है बहुदंड आरेख का। इसमें बहुत सारे दंडों का प्रयोग किया जाता है एक साथ, यानी कि विभिन्न प्रकार के मूल्यों को इसमें दर्शाए जाते हैं। इसके बाद है पिरामिड आरेख। पिरामिड आरेख, इन आरेखों की जो आकृति है वो पिरामिड के समान होती है, इसलिए इसे पिरामिड आरेख के नाम से पुकारा जाता है। इसमें क्या दर्शाया जाता है, इसमें किसी भी व्यक्ति वगैरह की जो आयु लिंग है या आयु वर्ग है उन सभी को दर्शाया जाता है इसमें, या साक्षरता वगैरह को दर्शाया जाता है इसमें। ये जो पिरामिड आरेख है ये रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक है सरल पिरामिड, अध्यारोपित पिरामिड और मिश्रित पिरामिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल पिरामिड को। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब ये है सरल पिरामिड, सिंपल पिरामिड डायग्राम। किसी एक स्थान या एक वर्ष से संबंधित जो आंकड़े हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, जो पिरामिड है उसमें दर्शाते हैं, तो वो कहलाता है सरल पिरामिड आरेख। इस आरेख का जो एग्जाम्पल है वो नीचे दिया हुआ है, इसे आप स्क्रीनशॉट करेंगे। ये एग्जाम्पल को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके आंकड़े हैं ये। और ये इसका डायग्राम है जो पिरामिड आरेख का जो आंकड़े है उसका, इसे भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसके पास चलते हैं हम अध्यारोपित पिरामिड आरेख। ये सेकेंड पिरामिड आरेख है। जब किन्हीं दो स्थानों अथवा एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न वर्षों में जो आयु वर्ग या लिंग के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों की तुलना करनी होती है, तो हम अध्यारोपित पिरामिड आरेख का प्रयोग करते हैं, यानी कि तुलनात्मक पिरामिड प्रस्तुत करते हैं या तुलनात्मक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, तब क्या करते हैं, हम इस पिरामिड का प्रयोग करते हैं। तो इसे भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे।
और ये इसका आंकड़े हैं। तो आंकड़े को ये यदि साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप 2 बार करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसका इधर साइड का। तो ये हो गया आपके पिरामिड से संबंधित आंकड़े और ये इसका डायग्राम है। अब हम अध्ययन करेंगे मिश्रित पिरामिड आरेख, कंपाउंड पिरामिड डायग्राम। आयु वर्ग व लिंग के अतिरिक्त जनसंख्या के अन्य लक्षणों की तुलना करते हैं तो ये क्या होता है, मिश्रित पिरामिड आरेख बनता है इससे। यानी कि हम क्या करते हैं, आयु और वर्ग के साथ जनसंख्या के कुछ और लक्षण या विशेषता को इसमें दर्शाते हैं। तो ये हो जाता है मिश्रित पिरामिड आरेख। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे फाइल में लिखने के लिए। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल में चलते हैं। ये इसके आंकड़े हैं, तो आंकड़े को पहले स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, इसे 2 बार करके स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये इसका डायग्राम है और इसमें आयु लिंग के छोड़ एक और प्रयोग किया गया है, रूरल और अर्बन सिटीज़ का प्रयोग किया गया है इसमें। तो ये अलग प्रकार का हो गया। फिर हम चलते हैं जल बजट आरेख। तो ये जल बजट आरेख आप लोगों के में नहीं है तो उसको हम काट दिए हैं। इसके बाद है, हम एक प्रकार तो पढ़ लिए, एक म्यू आरेख यानी कि 1 डायमेंशनल डायग्राम अध्ययन के हैं। अब हमारा आता है 2 डायमेंशनल डायग्राम यानी कि द्विम्यू आरेख। हम सेकेंड टाइप में आ गए आरेख के। तो ये क्या होता है ये देख लेते हैं। इसमें भी बहुत सारा डायग्राम वगैरह आएगा, आपके पाई आरेख वगैरह इसमें है। 2 म्यू आरेख। द्विम्यू आरेख में 2 मापों अर्थात 2 लंबाई या 2 चौड़ाई की गणना की जाती है। उसके गणना के आधार पर क्षेत्रफल द्वारा इसका मूल्य प्रदर्शित की जाती है। दूसरे शब्दों में इन आरेखों में स्तंभ, वृत्त या वृत्तखंडों क्षेत्रफल या उनके वृत्तखंडों के जो क्षेत्रफल दिए हुए हैं उनके मूल्यों को अनुपात में दर्शाते हैं। ये होता है द्विम्यू आरेख। ये इसके सामान्य परिचय है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फर्स्ट है इसमें यूनिट वर्ग आरेख, इकाई वर्ग आरेख कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही सरल विधि है। इसमें आलेख जो आरेख है इसको किसी निश्चित मापनी के अनुसार, जैसे कि 1 इकाई वर्ग बराबर 1000 क्विंटल अथवा 1 लाख क्विंटल रुपए, इस प्रकार से इसमें प्रदर्शित की जाती है। इसके अनुसार जो डायग्राम वगैरह बनाए जाते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। इसके एक आंकड़ा देख लीजिए आप, इसका एग्जाम्पल है और आंकड़े को स्क्रीनशॉट कीजिए और इसका एक डायग्राम है। इकाई वार आरेख यानी कि इसको एक इकाई में एक खड्डे के रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो आप इसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये है इकाई वन वर्ग आरेख। फिर नेक्स्ट है वर्गाकार ब्लॉक आरेख। वर्गाकार ब्लॉक आरेख तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, किंतु अपने नॉलेज के लिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए यदि किसी भी के सिलेबस में हो सकता है तो। लेकिन हमारे पास जो सिलेबस में आया है इसमें ये वर्गाकार आरेख जो ब्लॉक आरेख है ये नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये इसका आंकड़े हैं। और ये इसका डायग्राम है वर्गाकार ब्लॉक आरेख का। अब हम अध्ययन करते हैं आयताकार आरेख। रेक्टेंगल डायग्राम। वर्गाकार ब्लॉक आरेख के विपरीत ये क्या होता है, आयताकार आरेख होता है। इसका जो आकार क्या होता है, ये लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। यानी कि इसका लंबाई
की जो भुजा है वो समान होगी और जो चौड़ाई वगैरह की भुजा है वो समान होती है, यानी कि आमने सामने की जो भुजा है वो समान होती है। और इसे दो प्रकार में बांटा गया है। जो आयताकार आरेख है इसको साधारण आयताकार आरेख और विभाजित आयताकार आरेख। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं साधारण आयताकार आरेख का। इस प्रकार के आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम किसी मूल्य को प्रकट करने वाले आयत का पूर्व निश्चित मापनी तैयार करते हैं, इसके पश्चात उसको बनाते हैं हम। तो ये इसका सामान्य जानकारी वाला जो नोट है इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। साधारण आयताकार आरेख, इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण में दिए गए आंकड़ों को एक साधारण आयताकार आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये जो उदाहरण 20 लिखा हुआ है तो इस 20 को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बुक का अंक दिखाया गया है। तो ये हो गया आपका आंकड़े को आप स्क्रीनशॉट कीजिए। ये इसके संबंधित कुछ सामान्य जानकारी है, इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब ये है आपका आयत डायग्राम, साधारण आयताकार आरेख, तो इसे भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। यह है साधारण आयताकार आरेख। इसके पश्चात है विभाजित आयताकार आरेख। तो ये क्या होता है इसके बारे में सामान्य देख लेते हैं थोड़े से। ये आरेख मिश्रित दंड आरेखों जैसे होता है। इसमें अंतर केवल एक ही होता है कि इसमें विभाजित आयत आरेखों में आयत व उसके विभिन्न उपविभाग को क्षेत्रफल के दिए मूल्यों के अनुपात पर इसको क्या किया जाता है, विखंडित किया जाता है। ये होता है विभाजित आयत आरेख। इसे स्क्रीनशॉट करेंगे। अब इसके आंकड़ों में आते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों को विभाजित आयताकार आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये इसका आंकड़े हैं, इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। अब इसके डायग्राम की ओर चलते हैं हम। यह है इसका डायग्राम, विभाजित आयताकार आरेख। इसका पूरा डायग्राम कुछ इस प्रकार है। ये आपको थोड़ा साफ नहीं दिखेगा इसलिए हम इसको बड़ा कर देते हैं। विभाजित यानी कि ये एक आयत बना है, इसको क्या किया गया है, विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसको विभाजित आयताकार आरेख कहते हैं। ये देखिए। फिर आगे हम चलते हैं चक्र या वृत्त आरेख। तो ये चक्र या वृत्त आरेख क्या होता है, जिस प्रकार किसी अन्य द्विमीय आरेख में वर्ग या आयत आदि का प्रयोग करते हैं क्षेत्रफल के द्वारा, उसी प्रकार इसमें क्या किया जाता है, उन्हीं प्रकार के आंकड़ों को इसमें कुल आंकड़ों को एकत्रित की जाती है और वृत्त आरेख में इसको प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे तथ्यों को एकत्रित की जाती है, जैसे फसल के है तो किस प्रकार कौन कौन से फसल वगैरह है इसका प्रयोग करते हैं, या भूमि उपयोग को दर्शाते हैं तो भूमि उपयोग, जो भूमि है उसका उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है, इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के, उनका हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हुए हैं जिसमें उसका मान निकालते हैं, उसको अंश को दर्शाते हैं के लिए। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम इसके एग्जाम्पल में चलते हैं। हम निम्नलिखित आंकड़ों के द्वारा हम क्या करेंगे, वृत्तारेख डायग्राम को प्रदर्शित करेंगे। ये आपका आंकड़े हैं, भूमि उपयोग की आंकड़ा है इसमें। ये देखिए फर्स्ट है, इसमें भूमि का वर्गीकरण वन के लिए है, कृषि के लिए है और प्रति भूमि है। इसमें उसका हेक्टेयर दिया हुआ है और यहाँ पर भूमि का वर्गीकरण दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। फिर इसमें क्या किया गया है, उसको अवरोही क्रम में जमाया गया है। ये जो आंकड़े हैं ऊपर उसको जमाया गया है और इसका हल किया गया है। तो आपको भी अपने आंकड़े को ऐसे अवरोही क्रम में जमाना है और उसके जो आंकड़े हैं उसको निर्धारित करना है और उसको हल करना है। आपको अंश निकालना है, संचयी मान निकालना है। संचयी मान निकालने के बाद आपको डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, वृत्त आरेख। ये उस आंकड़े का डायग्राम है। फिर हम अध्ययन करेंगे वलय आरेख, रिंग डायग्राम। ये क्या होता है, जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि जो वलय आरेख है वो क्या होता है, पद मूल्यों को अलग अलग वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यानी कि एक पद मूल्य को एक वृत्त के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, इस प्रकार से होता है। और इसमें
पद मूल्य निकालने के लिए ये जो सूत्र दिए हुए हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो पहले इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। उदाहरण जो दिया है इसमें आंकड़ों के द्वारा वलय आरेख की रचना करना है। ये 16 लिखा हुआ है, इसे काट देंगे। सर्वप्रथम दिए हुए आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। इसके बाद उसकी जो न्यूनतम संख्या है, उस प्रतिभूमि वगैरह है, इन सभी को हमें व्यवस्थित करनी होती है। तो आप इसके थ्योरी को भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे और आंकड़े को भी। तो ये हो गया आपके आंकड़े और थ्योरी। तो ये हो गया आपका आंकड़े और थ्योरी, स्क्रीनशॉट कर लिए। अब इसका डायग्राम भी देखते हैं। यह है वलय आरेख, यानी कि प्रत्येक जो आंकड़े है उसको क्या करते हैं हम एक वलय के माध्यम से दर्शाते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा और जो सामान्य बनाते हैं उसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। फिर है त्रिम्यू आरेख। हम एक म्यू आरेख, दो म्यू आरेख देख चुके हैं। अब ये हमारा हो गया त्रिम्यू आरेख। इसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन करेंगे ये देखते हैं। त्रिम्यू आरेख में लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों विस्तार से प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें तीनों प्रकार के जो मापक है उसका प्रयोग करते हैं। ये तीनों प्रकार के मापक का प्रयोग करके जो डायग्राम बनाते हैं हम, वो होता है त्रिम्यू डायग्राम। इसमें है आपका गोलीय आरेख। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। तो जो गोलीय आरेख है इसको वृत्त आरेख से दो बातों में भिन्न होता है। इसमें गोलीय आरेख में वृत्तों के बजाय गोले खींचने जाते हैं, यानी कि वृत्त के स्थान पर हम इसमें गोले खींचते हैं। और इसमें दूसरा जो है वो है इन गोलों के जो अर्धव्यास दिए हुए मूल्यों के घनमूल के अनुपात में होते हैं। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं गोले में। और नीचे इसका डायग्राम भी देखेंगे हम। तो पहले इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। और ये डायग्राम है, पहले इसके एग्जाम्पल को एक स्क्रीनशॉट कीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो इसमें छोटा छोटा दिख रहा है इसलिए हम थोड़ा बड़ा करें, इसको दो बार करके स्क्रीनशॉट करेंगे। तो पहले इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसके राइट हैंड को स्क्रीनशॉट करेंगे। ये इसका सेकेंड साइड है। अब इसका डायग्राम है ये। आपको भी इसी प्रकार से डायग्राम इसका बनाना है। और ये सभी डायग्राम आपको बनाने नहीं आता होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम एक एक पर्टिकुलर इसका वीडियो बना करके आपको डायग्राम बनाना सिखाएंगे। इसमें जो लिखी हुई है इसमें बनाने की विधि भी लिखी हुई है, तो इसे एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, या इसके लिए हम एक अलग से क्लास बनाएंगे। फिर है घन आरेख, यानी कि क्यूब डायग्राम। इसमें क्या होता है, जो दिए हुए मूल्य है उसको घनों के माध्यम से हम इसको दर्शाते हैं, उसके आयतन को इसमें प्रदर्शित करते हैं। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। अब इसके एग्जाम्पल है घन आरेख का। निम्नलिखित आंकड़े को घन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। भारत में प्रमुख खनिजों के जो अनुपातिक संचित भंडार है इसका घन आरेख बनाना है हमें। तो इसे स्क्रीनशॉट करेंगे जो आंकड़े हैं इसको। अब ये है इसका डायग्राम। घन आरेख का डायग्राम। इसमें जितने भी आपके खनिज है, कोयला अधिक मात्रा में है तो कोयले के जो घन आरेख है उसको बड़ा बनाए हैं। आयरन इससे छोटा है तो इससे कम बनाए हैं। फिर इसके बाद बॉक्साइड है तो बॉक्साइड को प्रदर्शित किए हैं, यानी कि जो सबसे कम है उसके लिए घन आरेख जो है सबसे छोटा बनेगा और सबसे अधिक मात्रा में है उसके लिए सबसे बड़ा घन बनेगा। इसके बाद है ब्लॉक पुंज आरेख। तो ये ज़्यादातर के में नहीं दिया हुआ है, कुछ लोगों के में दिए होंगे ब्लॉक पुंज आरेख जो है। फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि यदि आपके में होगा तो आप उसे बना सकें। यह है ब्लॉक पुंज आरेख का डायग्राम।
और अन्य प्रकार के विशिष्ट डायग्राम भी दिया हुआ है जिसमें है तारा आरेख। तो ये तारा आरेख क्या होता है ये देखते हैं। तारा आरेख, तारा आरेख को वृत्त या घड़ी आरेख और रोज आरेख तथा वेक्टर आरेख आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इन आरेखों द्वारा क्या किया जाता है, जो सदिश या वेक्टर मूल्य है उनको प्रदर्शित की जाते हैं। इसमें केंद्र या मूल बिंदु को संबंधित होता है। इसमें मूल बिंदु के आधार पर ही बाकी के जो आरेख है वो खींचे जाते हैं एक निश्चित मापनी के अनुसार। तो इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम सबसे पहले देखते हैं इसमें साधारण पवन आरेख। इसके अंतर्गत जो तारा आरेख है इसके अंतर्गत ये तारा आरेख के कुछ प्रकार है। तो ये है साधारण पवन आरेख। अब ये हमारा एग्जाम्पल है, इसके आधार पर हम साधारण पवन आरेख, ये इसका मापनी है और ये हमारा साधारण पवन आरेख है। फिर है पवन तथा दृश्यता रोज। इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो पवन आरेख है इसके लिए या तारा आरेख है इसके लिए अलग से क्लास बनाएंगे। इसे ऐसे ही स्क्रीनशॉट कर लीजिए अभी। मिश्रित पवन आरेख, फिर है त्रिकोण आरेख, ट्राइएंगल डायग्राम। तो इधर का जो है उसको हम एक अलग क्लास में बताएंगे। अभी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको।